हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब चैनल लकी एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। हमारा हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रथम टॉपिक क्रिया, जिसे हम पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत में क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद के अंतर्गत सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं, ये आपको करा चुका हूँ। यहाँ तक जो आपने पढ़ा है सकर्मक अकर्मक क्रिया, अगर इन क्रियाओं में आपको कोई समस्या है तो उसे आपको यहाँ पर दोबारा से क्लास में क्लियर करा दिया जाएगा। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा, किसी भी तरह से आपको समझा दिया जाएगा। कर्म के आधार पर जो क्रिया है, उसके बाद में हमारी जो अगली क्रिया है प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, उसके अंतर्गत हम 8 प्रकारों को पढ़ रहे थे, जिसमें पहली जो क्रिया थी पूर्वकालिक क्रिया, दूसरी क्रिया थी प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरी जो क्रिया थी संयुक्त क्रिया। इनका हम अध्ययन कर चुके हैं। पूर्वकालिक क्रिया को मैं पहले बता चुका हूं, ऐसी क्रिया जिसमें कि 2 क्रियाएं आती हैं। 2 क्रियाओं के आने की स्थिति में एक क्रिया पहले आती है और दूसरी क्रिया बाद में होती है। वाक्य में पहले होने वाली अर्थात कर्ता के द्वारा जो क्रिया पहले की जाती है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, कर्ता स्वयं कोई कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है या उसे प्रेरणा देता है कार्य करने के लिए, वो क्रिया हमारी प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। थर्ड क्रिया जो हमने कल पढ़ी थी संयुक्त क्रिया, यह वह क्रिया होती है जिसमें कि मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, इन 2 क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम तीनों इन क्रियाओं को पढ़ चुके हैं। आज हम अगली जो क्रिया है सजातीय क्रिया, उस सजातीय क्रिया का अध्ययन करेंगे। और इससे पहले जो कर्म के आधार पर क्रियाएं हैं, जिनमें से प्रश्न आने की 99% संभावना रहती है, उस कर्म के आधार पर क्रिया में सकर्मक, अकर्मक, एककर्मक और द्विकर्मक क्रियाओं का हम दोबारा से अध्ययन करेंगे। सजातीय क्रिया जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सजातीय। सजातीय माने एक ही जाति की जो क्रियाएं होती हैं वो हमारी सजातीय क्रियाएं कहलाती हैं। सजातीय क्रियाएं जिस क्रिया में क्रिया और कर्म अर्थात वर्ब और ऑब्जेक्ट, आपके किसी भी वाक्य में क्रिया और कर्म, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो क्रिया और कर्म, ये दोनों एक ही जाति के होते हैं। अर्थात इनकी जो मूल धातु होती है जिससे कि ये बनती हैं वो एक ही होती है, जिसमें कि क्रिया और कर्म जिस मूल धातु से मिलकर के बनते हैं वो मूल धातु इनकी एक ही होती है। जिस क्रिया में क्रिया और कर्म एक ही जाति के होते हैं वहां हमारी सजातीय क्रिया कहलाती है। अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें कि एक क्रिया और कर्म एक ही जाति से मिलकर के, अर्थात उनकी जो मूल धातु है वो मूल धातु एक ही होती है, उस मूल धातु के एक होने पर वो आपकी सजातीय क्रिया के अंतर्गत आती है। दूसरी बात, एक ही जाति की कर्म और क्रिया, अर्थात कोई भी वाक्य होता है उस वाक्य के अंतर्गत जब आपको ये पता है कि कर्म अर्थात जिसमें क्रिया और कर्म ये दोनों चीजें आएंगी तो कर्म आएगा। कर्म आने की स्थिति में ये तो क्लियर है कि वो क्रिया कैसी होगी, सकर्मक क्रिया होगी। कैसी क्रिया होगी वो वाली क्रिया? वो क्रिया आपकी सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि उसमें क्या आता है, उसमें आता है कर्म, अकर्मक तो हो ही नहीं सकती। अब कर्म होता है उसमें तो सकर्मक क्रिया है
और एक ही जाति की कर्म, कर्म और क्रिया एक ही जाति के होते हैं, अर्थात एक ही मूल धातु से बनी हुई क्रियाएं जो होती हैं वो आपकी सजातीय क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। कोई भी वाक्य होता है, उस वाक्य को मैंने कल भी बताया था आपके लिए, कोई भी वाक्य होता है वो वाक्य हमारा कर्ता और क्रिया इन दो के होने से हमारा पूर्ण वाक्य होता है। उस वाक्य में कर्म हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात कर्म ना होने की स्थिति में अगर किसी वाक्य में कर्ता और क्रिया ये दोनों ही हैं तो इनसे हमारा वाक्य संपूर्ण हो जाता है। और जब वाक्य के अंतर्गत एक क्रिया और कर्म दोनों ही अगर एक ही जाति के होते हैं तो वो हमारी कौन सी क्रिया कहलाती है? वो हमारी सजातीय क्रिया कहलाती है। और हमने जो कल क्रिया पढ़ी थी संयुक्त क्रिया, वो संयुक्त क्रिया में आपकी एक मुख्य क्रिया होती है और एक कौन सी होती है? सहायक क्रिया होती है। और सजातीय क्रिया के अंतर्गत आपकी एक कर्म और क्रिया ये एक ही जाति की बनी हुई क्रियाएं होती हैं। दोबारा से देखें सजातीय क्रिया कि सजातीय क्रिया कि जिस क्रिया में क्रिया और कर्म, जिस वाक्यों में क्रिया और कर्म एक ही जाति के होते हैं या एक ही मूल धातु होती है, धातु क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु, अर्थात उसकी एक मूल धातु होती है जिससे बनकर के वो कर्म भी उसी से बनता है और मूल धातु जिससे क्या बनता है? कर्म भी उसी से बनता और क्रिया भी उसी से बनती है। इन दोनों से मिलकर के ही आपकी वो क्रिया होती है। वो क्रिया कौन सी कहलाती है? आपकी सजातीय क्रिया के अंतर्गत आती है। इस सजातीय क्रिया को हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। पहला उदाहरण, भारत ने लड़ाई लड़ी। भारत ने लड़ाई लड़ी। भारत, भारत क्या है? इस वाक्य के अंतर्गत कर्ता, सब्जेक्ट क्या है? कर्ता। भारत ने, कर्ता ने, कारक की बात की जाए तो कौन सा कारक? कर्ता कारक। लड़ाई लड़ी, अब हम इन्हें देखेंगे लड़ाई लड़ी। अगर हम पहले इसमें देखेंगे कर्म कौन सा है तो हम देखेंगे कि लड़ी ये क्या हो गई? हमारी क्रिया। अब हम इस क्रिया से क्या, किसे या किसको का प्रश्न करेंगे जिससे हमारा उत्तर जो निकल करके आएगा वो क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट या कर्म होगा। किसे लड़ी, किसको लड़ी, इनका उत्तर हमें प्राप्त नहीं होता है। अगर हम इसका उत्तर प्राप्त करें क्या लड़ी, हमारा उत्तर निकल करके आता है क्या लड़ी? लड़ाई लड़ी। और जब हमारा क्या से उत्तर निकल करके आता है तो ये क्या होता है? हमारा कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट होता है। उसी प्रकार से लड़ी ये भी क्या है? हमारी क्रिया या क्या है? वर्ब। उस प्रकार से अब लड़ाई और लड़ी इन दोनों की अगर मूल धातु देखा जाए तो इन मूल धातु क्या है? लड़ना या लड़, इनका मूल क्या है? धातु है इन दोनों की। इसी प्रकार से लड़ाई और लड़ी ये दोनों कर्म और क्रिया एक ही जाति से बनी हुई हैं। इस प्रकार से ये हमारी सजातीय क्रिया के अंतर्गत उदाहरण आता है। उसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण, बच्चों ने खेल खेला। बच्चों ने खेल खेला। बच्चों ये क्या है? हमारा कर्ता। ने खेल खेला अगर देखा जाए कारक के अंतर्गत तो कर्ता कारक। ने खेल खेला, क्या खेला? खेल खेला। खेल, खेल क्या है? हमारा कर्म। खेला क्या है? हमारी क्रिया। अगर हम इससे प्रश्न करेंगे क्या खेला, हमारा उत्तर निकल करके आता है क्या खेला? खेल खेला। यहाँ पर हमारा एक कर्म होता है और एक क्या होती है? क्रिया। कर्म होने की स्थिति में वो होता है ऑब्जेक्ट और एक होती है वर्ब अर्थात क्या होती है? क्रिया। एक कर्म और एक क्रिया इन दोनों से मिलकर के हमारा एक वाक्य पूरा हो जाता है। इसके अंतर्गत इनमें अगर हम देखा जाए तो एक ही मूल धातु होती है। उस मूल धातु होती है कौन सी? खेलना। कौन सी मूल धातु है? खेलना। इसी मूल धातु से मिलकर के हमारे एक सजातीय वाक्य का निर्माण हो जाता है। अगला हम अगर उदाहरण देखें तो अगले उदाहरण के अंतर्गत
मानसी ने सुंदर गाना गाया। मानसी ने सुंदर गाना गाया। मानसी, यहां पर जो मानसी है ये क्या है? कर्ता। क्या है? कर्ता। मानसी ने सुंदर गाना गाया, अगर यहां देखा जाए तो कर्ता कारक सब्जेक्ट। गाना गाया, अगर यहां पर देखा क्या गाया? गाना गाया। क्या गाया? गाना गाया। कर्म गाया यानी कि गाना, ये क्या हो गई? हमारी क्रिया। ये दोनों ही किससे मिलकर के बनी हुई हैं? इनकी मूल धातु क्या है? मूल धातु एक ही है। इन दोनों की मूल धातु एक ही है, इसलिए हमारी किस वाक्य के अंतर्गत आता है? ये इसलिए हमारे ये सजातीय वाक्य के अंतर्गत आता है। इसलिए मानसी ने सुंदर गाना गाया, जहां कर्म और क्रिया एक ही मूल धातु से मिलकर बनी हुई हैं, इसलिए ये वाक्य जो होता है हमारा, ये वाक्य हमारा किसके अंतर्गत आता है? सजातीय वाक्यों के अंतर्गत या सजातीय क्रिया के अंतर्गत आता है। अगला, रमेश ने किताब से पढ़ाई पढ़ी। अगर पढ़ी क्या है? क्रिया, वर्ब। इससे प्रश्न किया कर्म निकालने के लिए, क्या पढ़ी? आंसर निकल के आएगा क्या पढ़ी? पढ़ाई पढ़ी। क्या हो गया हमारा? ये कर्म। कर्म और ये क्या है? इन दोनों का अगर मूल धातु देखी जाए तो क्या है? पढ़। और अगर क्रिया बनाने के लिए पढ़ना, अर्थात पढ़ाई और पढ़ी, ये जो क्रिया और जो कर्म है ये एक ही मूल धातु किससे? पढ़ से मिलकर के बनी हुई है, इसलिए ये एक ही जाति की होने के कारण हमारी सजातीय क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार से हमारा अगली जो क्रिया है सजातीय क्रिया, ये पूरी हो जाती है। एक बार इसे दोबारा से देख लें। सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया एक ही जाति की क्रिया है, अर्थात ऐसी क्रिया जिसमें कि क्रिया और कर्म एक ही जाति के होते हैं, वो सजातीय क्रिया होती है। अर्थात जिसमें कर्म और क्रिया दोनों की मूल धातु एक ही होती है, वो हमारी सजातीय क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। कर्म, ऑब्जेक्ट, क्रिया, वर्ब, दोनों की मूल धातु एक ही होने के कारण हमारी ये सजातीय क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। आप यहां तक इसे नोट कर लें। जैसा कि कमेंट्स में आया था कि सर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, जो क्रिया का प्रथम भेद होता है कर्म के आधार पर क्रियाएं, उसे एक बार और समझा दिया जाए तो देखें। प्रयोगों संरचना के आधार पर जो सजातीय क्रिया कराई है, उससे आगे हमारी जो अगली क्रियाएं हैं सहायक क्रिया है, और वो आगे कल कराई जाएंगी आपको। लेकिन एक रिवीजन के रूप में क्या है ये? रिवीजन के रूप में आपको क्रिया के भेद के अंतर्गत पहले कर्म के आधार पर जो क्रियाएं, जो सबसे ज़्यादा 99% संभावना यहाँ से प्रश्न आने की हो रही है और आते भी है यहाँ से प्रश्न, उसे दोबारा से एक बार आपको रिवीजन कराया जा रहा है कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट, अर्थात कर्ता, जिस चीज को सबसे आप पसंद करता है वो होता है ऑब्जेक्ट, अर्थात कर्म। जिस सबसे आप पसंद करता है, कौन सब्जेक्ट है? कर्ता। और कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं आपके, वो हमारे भेद होते हैं कितने? 2। कर्म के आधार पर जो क्रिया के हमारे 2 भेद होते हैं, उन 2 भेद होने की स्थिति में पहला है हमारा सकर्मक क्रिया और दूसरी क्रिया होती है हमारी अकर्मक क्रिया। कोई भी वाक्य होता है, उस वाक्य के अंतर्गत अगर कर्म है तो वो वाक्य हमारा सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है, और अगर किसी वाक्य में कर्म नहीं है, अकर्मक कर्म नहीं है, तो कौन से वाक्य के अंतर्गत आता है? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। अब हम ये पहचान कैसे करेंगे कि किसी भी वाक्य में कर्म है या नहीं है? तो किसी भी वाक्य में कर्म की पहचान करने के लिए हमें पहले क्रिया का पता होना चाहिए कि क्रिया कौन सा शब्द है उस वाक्य में। जब हमें उस वाक्य में क्रिया का पता लग जाए तो क्रिया से हमें 2 ही प्रश्न करने होते हैं। पहला प्रश्न करना होता है क्या, कि क्रिया क्या हुई है और क्रिया किसे या किसको हुई है। अर्थात जो क्या का जो उत्तर निकल के आता है हमारा,
वो आता है निर्जीव वस्तु आएगी। और किसे या किसको का जो क्रिया से प्रश्न किया जाता है तो उसका जो उत्तर हमारा निकल करके आता है वो हमेशा सजीव उत्तर निकल करके आता है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, इसके अंतर्गत मैंने आपको पूर्ण सकर्मक, अपूर्ण सकर्मक, पूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक ये क्रियाएं और कराई थी। इन्हें मैं अभी बाद में कराऊंगा। पहले आप सामान्य क्रिया देखें जहां से प्रश्न सबसे ज्यादा आता है। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। हमारी जो सकर्मक क्रिया होती है वो भी हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है एक कर्मक क्रिया और एक होती है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक अर्थात जिसमें कि एक कर्म होता है, जिन वाक्यों में एक कर्म होता है वो वाक्य हमारे एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। और जिन वाक्यों में हमारे दो कर्म होते हैं वो हमारे वाक्य द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। हम वाक्य में एक कर्म और द्विकर्म की स्थिति का पता क्रिया से क्या तथा किसको का प्रश्न करने पर पता लगता है। अगर वाक्य में इन दोनों में से किसी एक का ही उत्तर अगर हमें प्राप्त हो तो हमारी एक कर्मक क्रिया होती है। और अगर किसी वाक्य में हमें इन दोनों का उत्तर प्राप्त हो जाए तो वो क्रिया हमारी द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। जैसे कि इसे विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। देखें, बच्चा चित्र बना रहा है। बच्चा क्या है यहाँ पर? कर्ता। बच्चा क्या है? कर्ता। बच्चा चित्र बना रहा है। बना रहा है, बनाना, ये क्या है? हमारी क्रिया। क्या है? क्रिया। बना रहा है अर्थात बनाना किसी चीज को, ये हमारी क्या है? क्रिया। अब हम इसमें कर्म है, सकर्मक है या अकर्मक है, इसका पता हम अगर इस वाक्य में लगाएंगे, अगर पेपर में आ जाए कि बच्चा चित्र बनाता है, क्रिया है, सकर्मक अकर्मक कौन सी है, तो इसका पता लगाने के लिए हम क्रिया से क्या और किसको या किसको या किसे का प्रश्न करते हैं। तो हम प्रश्न करेंगे बना रहा है। क्या बना रहा है? हमारा उत्तर निकल करके आ गया। क्या बना रहा है? चित्र बना रहा है। अब हमारा चित्र बना रहा है तो बच्चा के द्वारा जो कर्म किया जा रहा है वो कर्म किसका किया जा रहा है? चित्र बनाने का। जब चित्र बनाने का कर्म किया जा रहा है तो पहले तो हमें वाक्य में यही देखना है कि ये वाक्य सकर्मक क्रिया का है या अकर्मक क्रिया का है। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि ये वाक्य सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है या अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो हमें पता है इसमें क्रिया है बनाना। हमने क्रिया से प्रश्न किया क्या बना रहा है, उत्तर निकल करके क्या बना रहा है? चित्र बना रहा है। इसलिए हमारा ये वाक्य कौन सा वाक्य है? सकर्मक वाक्य है। अगर सकर्मक वाक्य के बाद में अगर हम अब ये देखें कि एक कर्मक वाक्य है या द्विकर्मक क्रिया है तो देखें इसमें एक ही प्रश्न निकल करके आ रहा है। क्या बना रहा है? चित्र बना रहा है। किसको या किसे बना रहा है? इनका उत्तर यहां पर निकल करके नहीं आ रहा है। और क्या का जो उत्तर निकल करके आ रहा है वो क्या? चित्र। और चित्र क्या है? अपना निर्जीव। ठीक है। किसको या किसी से जो उत्तर प्राप्त होगा वो उत्तर कौन सा होना चाहिए? सजीव उत्तर होना चाहिए। इसलिए किस उसका उदाहरण है? ये एक कर्मक क्रिया का उदाहरण है। उसी प्रकार से अगला उदाहरण, गीता सितार बजा रही है। गीता क्या है यहां? कर्ता। बजा रही है, बजाना क्या है यहां पर? क्रिया। अगर हम क्रिया से किसका प्रश्न करेंगे? क्या बजा रही है, उत्तर निकल के क्या आ गया हमारा? सितार बजा रही है। इसलिए सितार हमारा क्या है? यहाँ पर कर्म है। अब यहाँ पर देखें किसे या किसको बजा रही है? सजीव उत्तर निकल करके नहीं आ रहा है। इसलिए यहाँ पर एक ही उत्तर हमें प्राप्त हो रहा है। पहली बात तो ये सकर्मक क्रिया है और सकर्मक क्रिया के अंतर्गत एक कर्मक क्रिया है। अगला उदाहरण, माँ अखबार पढ़ रही है। माँ क्या है यहाँ पर? कर्ता सब्जेक्ट। पढ़ रही है, पढ़ना क्या है हमारी? क्रिया। प्रश्न वो ही किया जाएगा। क्या पढ़ रही है? क्या पढ़ रही है? अखबार। अखबार क्या है हमारे यहाँ पर? कर्म है। और एक ही कर्म है इसलिए ये कौन सी क्रिया के अंतर्गत आएगा? एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। अगला उदाहरण, अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं।
अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। सिखाना, ये क्या है यहाँ पर? क्रिया। अब हम इससे प्रश्न करें, वही प्रश्न कर्म निकालने के लिए क्या, किसे या किसको। पहला प्रश्न करेंगे हम, क्या सिखा रही है, हमारा उत्तर निकल करके आ गया, क्या सिखा रही है? कंप्यूटर सिखा रही है। तो हमारा ये क्या हो गया? कर्म। किससे उत्तर प्राप्त हुआ? हमारा क्या से। क्या सिखा रही है? कंप्यूटर सिखा रही है। तो हमारा पहला ये निकल के आ गया। किसे सिखा रही है? किसको सिखा रही है? छात्रों को। ये भी हमारा क्या है? कर्म है। इस वाक्य में हमारी पहली बात तो सकर्मक क्रिया हुई, कर्म है। अब कर्म होने की स्थिति में दोनों से उत्तर प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए हमारी ये कौन सी क्रिया हो गई? द्विकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? द्विकर्मक क्रिया। क्योंकि इसमें कितने कर्म दिए हुए हैं? इसमें 2 कर्म दिए हुए हैं। एक कर्म है आपका कंप्यूटर, एक कर्म है छात्र। मैं पहले ही बता चुका हूं, 2 कर्म होने की स्थिति में सजीव कर्म पहले आता है। कौन सा कर्म? सजीव। छात्र क्या है यहाँ पर? सजीव। और निर्जीव कर्म कब आता है? बाद में आता है। अध्यापक ने छात्रों को अंग्रेजी सिखाई। सिखाई, ये क्या है? सिखाना। ये क्या है? हमारी क्रिया। इससे प्रश्न किया जाएगा पहले, क्या सिखाई? आंसर निकल के आएगा हमारा, क्या सिखाई? अंग्रेजी सिखाई। इस प्रकार से हमारा क्या है? ये कर्म है। किसको सिखाई? छात्रों को सिखाई। इसलिए ये हमारा क्या है? कर्म है। और 2 कर्म होने की स्थिति में सजीव कर्म पहले आया है और निर्जीव कर्म बाद में आया है। इसके बाद में कुछ उदाहरण हम अकर्मक क्रिया के भी देखेंगे। जैसे एक उदाहरण देखें, आशा गाती है। अगर इस वाक्य को हम देखें, आशा क्या हो गई? कर्ता। गाती है क्या हो गई? आपकी क्रिया। मैं बता चुका हूं आपको कि कर्ता और क्रिया के माध्यम से ही हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है। अगर गाती है, ये हमारी क्रिया। इससे अगर हम प्रश्न करें क्या, किसे, किसको का, तो हमें उत्तर प्राप्त नहीं होता है। क्या गाती है? उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। किसे या किसको गाती है? हमें उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। जब हमें उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है इसमें क्या नहीं है? हमारा कर्म नहीं है। और कर्म ना होने की स्थिति में ये वाक्य हमारा किस क्रिया के अंतर्गत आता है? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। क्लियर? इससे आगे कर्म आपकी जो क्लियर, कर्म के आधार पर जो क्रियाएं हैं, सकर्म अकर्मक क्रिया क्लियर हो चुकी हैं। फिर भी अगर कोई समस्या यहाँ तक के टॉपिक को समझने में आपको आए तो आप कमेंट्स के माध्यम से लिख सकते हैं, उसका समाधान आपको कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से आपकी 10th क्लास का जो पहला टॉपिक है क्रिया, ये आपका चल रहा है। धीरे धीरे आपकी ये क्रिया खत्म होने के बाद अगला टॉपिक है हमारा समास, वो टॉपिक लेंगे। और इसके बाद में आपकी धीरे धीरे 11th क्लास और 12th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास की आपकी हिंदी साहित्य और हिंदी कंपलसरी, इन दोनों की क्लासें भी आपकी जल्द ही स्टार्ट कर दी जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद।